हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इससे पहले हमने कुछ इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, मास की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो अब यहाँ हम टाइम की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम तो सबसे पहला आता है सोलर डे। सोलर डे, ठीक है। और सोलर डे क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस। हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर जब एक चक्कर पूरा कर लेती है, अर्थ खुद की एक्सिस पे घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है, ठीक है। इस तरह से ये मान लो सन है और ये इसका ऑर्बिट है और ये अर्थ है, तो अर्थ खुद की एक्सिस पे भी घूमती है और ये सन के अराउंड भी घूमती है। तो खुद की एक्सिस पे सन के रिस्पेक्ट तो जब एक रोटेशन पूरा कर लेती है, उसको हम बोलते हैं सोलर डे। टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट one revolution या one rotation about its axis with respect to sun। सन को कंसिडर करके और अर्थ एक चक्कर खुद के एक्सिस पे जो पूरा करती है, उसको हम बोलते हैं सोलर डे, ठीक है। और ये सोलर डे जो होता है लगभग 24 आवर्स के बराबर होता है। वन सोलर डे ऑलमोस्ट 24 आवर्स, ठीक है। ये सोलर डे होता है। इसी तरह से तो होता है सैक्रियल डे। सैक्रेड डे क्या होता है बेटा? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक ही चक्कर पूरा करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टार। सन को कंसीडर सन के रिस्पेक्ट टू घूमती है तो वो सोलर डे होता है, और किसी स्टार के रिस्पेक्ट पे एक चक्कर पूरा करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रेड डे। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ to complete one rotation about its axis with respect to any star, ठीक है। किसी स्टार को मान करके घूमती इस तरह से उस स्टार के रिस्पेक्ट को कंप्लीट करते तो उसमें उसको बोलते हैं सैक्रियल डे। और क्या फर्क होता है दोनों में, सोलर डे और सैक्रियल डे के अंदर? तो सोलर डे जो होता है, सैक्रियल डे जो होता है इज 4 मिनट्स, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स शॉर्टर देन ए सोलर डे। सैक्रियल डे जो होता है वो सोलर डे से 4 मिनट छोटा होता है, यानी कि 4 मिनट पहले ही किसी स्टार को विद रिस्पेक्ट टू घूमते तो 4 मिनट पहले ही चक्कर पूरा कर लेती, ठीक है। और वो देखो ये लगभग जो होता है वन सैक्रियल डे जो होता है, वन सैक्रियल डे लगभग 23 मिनट 56 सेकंड हावर 56 मिनट और 4.091 सेकंड के आसपास। ये एक सैक्रियल डे होता है, यानी इससे 4 मिनट छोटा होता है सोलर डे से, ठीक है। इसी तरह से बेटा हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? सोलर ईयर को डिफाइन कर सकते हैं। सोलर ईयर क्या होता है?
by time taken by the earth solar year, solar year। तो सोलर ईयर क्या होता है, ये सन है यहाँ पे और ये अर्थ इसके चारों ओर घूमती, इस तरह से जब एक चक्कर पूरा कर लेती है सन के चारों ओर घूमते हुए, ऐसे एक चक्कर पूरा कर लेगी, घूम करके वापस यहाँ आ जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, सोलर ईयर कहलाता है। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन revolution about या in around कर लो, around sun in its orbit। ठीक है, सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में इसके ऑर्बिट के ऊपर जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सोलर ईयर। और वन सोलर ईयर जो होता है, सोलर ईयर इज इक्वल टू दिस इज 365.25 डेज, यहाँ एक सोलर ईयर बनता है। ठीक है, तो ये सोलर ईयर होता है। इसी तरह से ट्रॉपिकल ईयर होता है। ट्रॉपिकल ईयर कौन सा ईयर होता है, जिसके अंदर फरवरी 29 डेज की होती है। द ईयर इन विच फरवरी ऑफ 29 डेज, उसको बोलते हैं, सॉरी, लीप ईयर। ट्रॉपिकल ईयर का मतलब बेटा लीप ईयर, जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 डेज की होती है, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से लूनार मंथ होता है, लूनार मंथ। लूनार मंथ क्या होता है, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। टाइम टेकन बाय द मून to complete one revolution around the earth in its orbit। ठीक है, खुद के ऑर्बिट में सन अर्थ के चारों ओर घूमते हुए जितना टाइम लगता है मून को, वो क्या कहलाता है, वन लूनार मंथ। और वन लूनार मंथ जो होता है वो होता है 27.3 डेज, ये इसकी लेंथ होती है वन लूनार मंथ। ठीक है, तो ये कुछ टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं बेटा। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, order of magnitude does not tell us about the exact value। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड it does not tells about एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इट गिव्स द वैल्यू नियर टू 10। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में नहीं बताता, ये हमें उस वैल्यू के बारे में बताता है जो अप्रोक्सीमेट 10 के नजदीक होती है। जैसे कि मान लो किसी हो जाएगा और 5 से बड़ा है तो भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये 5 है, 5 इज कन्वर्टेड इनटू 10, इसको लिख सकते हैं 10 इज टू पावर 3। 5 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया,
3। इसी तरह से ये मान लो हमारे पास ये हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं 4.029 इंटू 10⁻3। अब यहां से देखो 4.029 लेस देन 5, तो ये पूरा का पूरा इसको 1 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 10⁻3 कितना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3। इसी तरह से हमारे पास ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3। तो 1 है, 1 में ही रहेगा, कितना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। ठीक है। अब यहां से देखो और कोई भी नंबर जैसे 0.045 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो कितना लिख सकते हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, डेसिमल को इधर लेके जाओ 4.5 इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं इसको इधर लेके गए 1 2 डेसिमल, हमने इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया डेसिमल को, तो यहाँ 10⁻²। अब 4.5 लेस देन 5, तो ये 1 में कलर 1 इंटू 10⁻², तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से और देख सकते हैं, ऐसे देखो 0.00678 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां पहले शिफ्ट करो डेसिमल को 1 2 3 6.78 इंटू 10⁻³ कितना 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 6.78 10 इंटू 10⁻³ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना जाएगा माइनस। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पावर ऑफ 10 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना इसकी। ये बताता है कि ये देखो ये 100 के ज्यादा नजदीक है या 1000 के ज्यादा नजदीक। इस केस में ये दोनों के भाई 500 100 से भी उतना ही दूर है और 1000 से भी उतना ही दूर है। तो अगर बराबर दूरी है तब उसको फिर बड़े नंबर वाले में लेते हैं, 1000 के नजदीक मानेंगे इसको। अब यहां देखो ये कितना है 4029, ये 1000 के ज्यादा नजदीक है 10,000 के ज्यादा नजदीक है। हम कहेंगे 1000 के ज्यादा नजदीक है, 1000 के ज्यादा नजदीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। ये तो है ही 1000 पूरा का पूरा, इसमें देख लो। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं बेटा, कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं टू फाइंड द लेंथ। कैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। Some methods length, तो एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक स्केल होता है जिसे हम इजीली माप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्केल हो गया, मीटर स्केल कितना माप सकता है 10⁻² टू 10⁻³ मीटर तक माप सकता है। ये मिनिमम रीडिंग होती है और ये मैक्सिमम रीडिंग होती है मीटर स्केल के लिए। ठीक है। इसी तरह से इससे छोटा अगर हमें मापना है, हमारे पास एक वर्नियर क्लिपर होता है, क्लिपर। ठीक है। ये 10⁻⁴ मीटर तक माप सकता है, इससे और प्रिसाइज रीडिंग दे देगा। उसके अलावा इससे भी नीचे मापता है तो एक स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज। ठीक है। लाइन में चलेंगे तो दिखाएंगे स्क्रू गेज और वर्नियर क्लिपर क्या होते हैं।
तो स्क्रू गेज से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रू गेज से 10⁻⁵ और भी ज्यादा प्रोसाइज मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये होते हैं डायरेक्ट मेथड, ये हमारे पास स्केल होते हैं इस तरह के, और स्केल से हम डायरेक्टली माप सकते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है इसको हम स्केल से नहीं माप सकते, हम यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स यूज करके इनको मेजर करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड देखिए, इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड की बात हम करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। सबसे पहला आता है ट्रायंगुलेशन मेथड। फॉर असेसिबल ऑब्जेक्ट, मान लो यहां पे कोई असेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि जिसकी दूरी हमें पता है। मान लो ये कोई ट्री और इस ट्री के लिए हमें मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है h, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें पता है, ये l, इसको o मान लिया, इसको a मान लिया। यहाँ पे हम हमारे पास एक डिवाइस होती है सेक्सटेंट, वो रखेंगे और उसको, उससे हम एंगल को मापेंगे। भाई इसकी जो टॉप है वो कितना एंगल बना रही, इसके साथ ही एंगल मेजर करते हैं। तो यहां से ये एंगल मान लो बना थीटा, कितना एलिवेशन, थीटा एलिवेशन है। यहाँ पे सेक्सटेंट रखेंगे, सेक्सटेंट, और उसको ऐसे उठाते जाएंगे, और जब यहाँ पे इसका सबसे ऊपरी हिस्सा टॉप दिखाई देगा, वहां पे इस एंगल को मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब ये लेंथ हमें पता है भाई, यहां से यहां तक हमने माप कितनी दूरी पे रखा है, सेक्सटेंट l, और ये हाइट हमें निकालनी है। तो इसमें निकालो इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया B, इन ट्रायंगल AOB। tan थीटा निकाल लो, tan थीटा कितना जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना OB, और बेस कितना AO, ये कितना h/l, तो h कितना आ जाएगा l tan थीटा। तो यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। हमें किसी बिल्डिंग की, किसी ट्री की, ठीक है, हाइट मेजर करनी है, तो उसके लिए हम ट्रायंगुलर मेथड यूज करते हैं, और ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये तो असेसिबल ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कैसा अनअसेसिबल, अनअसेसिबल का मतलब ऐसा यहां पे, फॉर अनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, inaccessible ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो यहां पे कोई ट्री, ये ट्री है, और बीच में ये कोई रिवर है, और यहां पे हम खड़े हैं। हमें नहीं पता कि ये इसकी हाइट यहां से, इसकी लेंथ कितनी यहां से है, ठीक है, ये हमें नहीं पता, और हमें इसकी हाइट मेजर करनी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी लेंथ हमें ना पता हो, लेंथ नहीं पता हो जिसकी, ना तो लेंथ का पता है, ना इसकी हाइट का पता है, और हम इसकी हाइट निकालना चाहते हैं, एक्स निकालना चाहते हैं, कितनी हाइट है बियॉन्ड द अदर साइड ऑफ ए रिवर, ठीक है। कोई पहाड़ है, कोई बिल्डिंग है, या कोई ट्री है, उसकी हाइट हम मेजर करनी, तो कैसे मेजर करते हैं, हम क्या मेजर करते हैं, यहां से ये मान लिया, ये हमारे पास यहां पे हमने सेक्सटेंट रखा, और यहां से एंगल मेजर के, इसके टॉप का एंगल लिए
ये टॉप पे एंगल बना थीटा बना, ये हाइट मान लिया हमने डी, ठीक है, ये सॉरी हाइट एच मान ली, ये यहां से यहां तक लेंथ, ये ओ, ये ए, ये बी। उसके बाद हम इससे कितना दूर चले, बी डिस्टेंस है, और सी पॉइंट पे पहुंच गए, सी, ये डिस्टेंस डी। यहां से फिर हमने यहाँ पे सेट स्ट्रेट रखा और यहां से फिर इस एंगल को मेजर किया, और ये एंगल हमारा आया, दिस इज थीटा डी, ठीक है। ये हमें पता है, सीबी हमें पता है, सीबी कितना है, डी, ठीक है, सॉरी सीबी कितना है, एल, ए भी हमने ओ भी हमने डी मान लिया, और ओ हमने एच मान लिया। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, क्या निकालना है, एच। तो कैसे निकालेंगे, एक बार सेक्सटेंट को यहां रखा और यहां से एलिवेशन को मापा कि जो ट्री है उसका टॉप जो है कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, कितने एलिवेशन पे है, फिर इसको डी एल डिस्टेंस पीछे ले गए और फिर यहाँ पे सेक्सटेंट रखा और फिर यहाँ पे इसके एलिवेशन को मेजर किया, दिस इज थीटा डी। अब यहां से हमें किसकी, डी की वैल्यू निकालनी, तो डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं डी की वैल्यू, तो ये देखिए ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी में देखो बेटा थीटा वन कितना आएगा, थीटा वन, कोट थीटा वन निकालना, कोट थीटा वन, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया, ओबी, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, एओ, यानी कि डी बाई एच, ये कितना डी और ये कितना एच। इसी तरह के इन ट्रायंगल सी ओ ए ओ सी, ये दिख रहा है ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी कोट थीटा टू निकाल लो, ये एंगल निकाल लो यहाँ पे कोट थीटा, तो कितना आ जाएगा, बेस कितना सी ओ, यहां से यहां तक बेस, और ये कितना एओ, तो कोट थीटा टू कितना आ गया, सीओ कितना एल प्लस बी, और एओ कितना बेटा एच, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट के अंदर से सॉरी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन करें, कितना आएगा, एल अपॉन डी बाई एच माइनस डी बाई एच, ठीक है, कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन कितना आ गया बेटा, वन बाई एच कॉमन आ गया, एल प्लस डी माइनस डी, डी से डी कैंसिल आउट, कितना आ गया, कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन इज इक्वल टू एल अपॉन एच। एल का हमें पता है, ठीक है, एच हमें निकालना है, तो एच कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एल अपॉन कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन, दोनों के एंगल की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है, इन असेसिएबल ऑब्जेक्ट, जिसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, बियॉन्ड द अदर साइड ऑफ रिवर, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है कि मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मून,
मेजरमेंट ऑफ मून। अब मून के डायमीटर को कैसे माप सकते हैं? देखो, ये मान लो मून है, ये अर्थ इस तरह से, यहां पे हम सेक्सटेंट को रखते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये इसका डायमीटर ए बी, और यहां से सेक्सटेंट को ऐसे घुमाते हैं और किस पॉइंट पे फोकस करते हैं, इसके इस एज के ऊपर फोकस करते हैं, ये जो इस तरह से इस एज के ऊपर फोकस किया, इसका ऐसे घुमाएंगे और जब तक ये एक साइड का ऐसा दिखना बंद नहीं हो जाता तब तक इसको घुमाते रहेंगे, फिर यहां से इसको फिर ऐसे घुमाएंगे और ये जो दूसरा हिस्सा है यहां तक घुमाएंगे, यहां से लेकर के इसको यहां तक जब तक बी नहीं दिखने लग जाता। और ये एंगल हम माप लेते हैं, ये एंगल कितना है? थीटा। ये डिस्टेंस मान लो डी ओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी। थीटा किसके बराबर होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल थीटा हमें पता है, आर्क लेंथ दिस इज ए बी, और ये कितना डी, तो ए बी कितना आ जाएगा? डी इंटू थीटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस हमें पता है, आर्क से मून का डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 समथिंग कुछ ऐसे। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे, ये एंगल की वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये इसका डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्सटेंट रखेंगे और ए पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर यहां से इसको घुमाते जाएंगे और जब तक जो दूसरा एंड है उनका डायमीटर का जो अपोजिट एंड नहीं आ जाता तब तक इसको घुमा करके ये एंगल को नोट करते हैं और फिर इस तरह से हम इसके डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक आता है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड देखो बेटा, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड जो होता है यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और स्टार लेस देन 100 लाइट ईयर्स, जिनका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम होता है, उन प्लैनेट और डिस्टेंस और उन प्लैनेट्स और स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर द stars whose distance from earth less than light year। 1 लाइट ईयर हमने बताया था, 1 लाइट ईयर कितना होता है बेटा? 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 into 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो यहां पे हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड, एक्चुअली पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? पैरेलैक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। जैसे हमने पेन को यहां रखा, एक बार मैं इस आंख से देखता हूं तो यहां दिखाई देगा, और एक बार इस आंख से देखता हूं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस आई से एक बार इस आई से देखेंगे और फिर एक बार इस दूसरी आई से देखेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। तो इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। यहां पे लिख सकते हैं पैरेलैक्स इज द नेम चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to background when seen from two different position, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन से हम देखेंगे
तो उसके रिस्पेक्ट टू जो पोजीशन में चेंज है वो क्या कहलाता है, पैरेलैक्स कहलाता है। अब देखो इसका यूज हम कहां करते हैं, कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देखो ये मान लो कोई स्टार है, ठीक है, यहां पे स्टार है और ये अर्थ है, ये यहां पे सन है और ये अर्थ ऐसे ऑर्बिट में इस तरह से घूमती है, ऐसे चक्कर लगाती है, पता है सन के चारों, ठीक है। मान लो अर्थ यहां पे जनवरी के अंदर अर्थ यहां पे है, तो यहां पे हमारा सेक्सटेंट रखेंगे और ये यहां से उस सेक्सटेंट को ऐसे घुमाएंगे और ये एंगल मेजर करते हैं। नियर बाय स्टार, ठीक है। अब ये एंगल किसके रिस्पेक्ट टू होता है, किसी ऐसे स्टार के रिस्पेक्ट टू जो बहुत फार अवे स्टार, ये मान लो एक स्टार है जिसको बोलते हैं फार अवे स्टार, एफ, इसकी पोजीशन, इस स्टार की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि भाई हम क्या मानते हैं कि सन जो है सन से कैसे ले जाती है, पैदल ले जाती है, क्योंकि सन क्या है बहुत ज्यादा दूर है,